राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। सोमनाथ जी उदयपुर नामक छोटे से शहर में रहा करते थे। सोमनाथ जी ने अपने जीवन में अभी तक जो भी संघर्ष किया था, उन्हें उसका कोई गम नहीं था। उनकी उम्र अब 70 वर्ष होने लगी थी, लेकिन सोमनाथ जी ने अपने पिछले जीवन में जो संघर्ष किया, वह कोई महापुरुष ही कर सकता था। सोमनाथ जी की पत्नी का नाम था शीतला जी। शीतला जी बहुत ही कम उम्र में सोमनाथ जी का साथ छोड़कर चली गई थी और साथ में एक बेटा। बेटे की जिम्मेदारी। बेटे का नाम था भरत। सोमनाथ जी अपने पत्नी के जाने का गम तो कभी भुला नहीं पाए और अपने बेटे भरत को कभी अपने सीने से अलग नहीं किए। बहुत रिश्तेदारों ने उनसे शादी के लिए प्रस्ताव रखा, यहाँ तक कि कई लड़कियां भी उन पर मरती थी, लेकिन सोमनाथ जी ने अपना इरादा अटल रखा और शादी नहीं किया। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंजीनियर बनाया था। भरत को बिल्डिंग साइट का काम मिलता, बड़े बड़े पुल, ब्रिज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का टेंडर वह खुद अकेले ही संभालता, क्योंकि उसके बॉस ने जब उसकी काम को देखा तो काफी खुश हुए और उसे बड़े बड़े काम को उसके हाथों पर दे दिया। उन्हें पूरा भरोसा था। बहुत पैसे कमाने लगा था भरत। अब पिताजी भी रिटायर हो चुके थे। सोमनाथ जी को अपने जीवन से सिर्फ एक ही शिकायत थी कि आधी उम्र में उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर चली गई। भगवान ने उनके जीवन में पत्नी का साथ इतना ही लिखा था, लेकिन अब वह अपने बेटे को जब पैरों पर खड़ा हुआ देखे तो उन्हें इस बात की भी खुशी होती कि मेरी पत्नी जाते जाते मुझे एक सहारा तो देकर गई है। अब वह रिटायर हो चुके थे। वह पहले सरकारी नौकरी में थे। वह एक हवलदार हुआ करते थे। ऊंची पोस्ट तो नहीं थी, लेकिन जितने भी पैसे मिल रहे थे, अब उनकी तनख्वाह आधी हो गई थी। फिर भी उन्हें कोई कमी नहीं थी। सब कुछ तो था घर में। सब अच्छे से चल रहा था। बेटा खूब कमा रहा था। बस एक ही बात की सोमनाथ जी को चिंता रहती थी कि कब उनके बेटे की शादी हो जाए। सोमनाथ जी ने कई बार बेटे से पूछा भी, बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ते की बात मैंने कई जगह की है, लेकिन तुम्हारे लायक लड़की अभी हमें दिखी नहीं। एक दिन भरत पिताजी से खुद ही कहता, पिताजी, मैंने एक लड़की को पसंद किया है। वह मेरे ही ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। पिताजी ने कहा, बेटा, यह तो बड़ी खुशी की बात है जब तुमने अपना जीवन साथी खुद ही चुन लिया है। वह किसकी बेटी है? जो बताया भरत ने, उसे सुनकर एक बार सोमनाथ जी डर गए। नहीं बेटा, इतने बड़े अधिकारी की बेटी, और कहा मैं हवलदार, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग मना कर देंगे, हमारे घर शादी नहीं करेंगे। भरत ने कहा, पापा, ऐसी बात नहीं है। लड़की का नाम रीता है और पहली ही मुलाकात में हम दोनों ने एक दूसरे का दिल ले लिया। मैंने और उसने अपना नंबर भी एक्सचेंज किया है। उसने मुझसे वादा किया है और काफी समय से हम दोनों डेट पर भी जा रहे हैं। हमारी बातें हो रही है। यह करीब 6 महीने हो गया है। अब रीता की नौकरी भी कहीं और जगह लग गई है। उसने बताया है कि उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी है और उसने अपने पापा से बात भी किया है। उसके पापा मना नहीं करेंगे। दरअसल रीता के पिताजी थाना प्रभारी थे, जहाँ एक हवलदार और थाना प्रभारी की बेटी। उसे डर तो लगा ही, लेकिन वह बहुत अच्छे इंसान थे। वह अपनी बेटी की खुशी के लिए छोटी बड़ी पोस्ट को बीच में लेकर नहीं आए। उन्होंने कहा, मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा खानदान चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। वह सारी खूबियां आपके परिवार में हैं। इसीलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि वह रीता की शादी उनके यहाँ ना करें। रीता की शादी खुशी खुशी हो जाती है। शोभनाथ जी को सबसे ज्यादा खुशी होती है। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। पत्नी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उनकी ही थी। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने जाकर कहा, भाग्यश्री, देखो, आज तुम्हारे घर पर बहू भी आ गई है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ। अब इस घर को हमारी बहू संभालेगी। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था कि उनके जीवन में होगा, बहू आकर घर संभाल लेगी और उनका बेटा अपनी जिम्मेदारी, और अब मैं घर से छुट्टी पा लूंगा। मुझे घूमने फिरने, तीर्थ यात्रा जाने, दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि वह पत्नी के जाने के बाद डबल रोल निभा रहे थे। माँ का, पिता का, घर गृहस्थी का, ड्यूटी का, सारा काम उनके ऊपर था। वह बंधन में पड़े थे।
अपने लिए वह जीना ही भूल गए थे। अब बहू आने के बाद उनके मन में जो खुशी थी, वह बयां नहीं कर पा रहे थे। शुरू-शुरू में जब उनकी बहू रीता ससुराल आई, तो कुछ घर के कामों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सोमनाथ जी को लगा बड़े घर की बेटी है, घर में नौकर-चाकर थे, अभी धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। बहू को संभालने के लिए मैं ही घर की जिम्मेदारियों को निभाता हूँ। अगर मेरी पत्नी होती, तो वह खुद ही अपनी बहू के साथ पूरा दिन काम करती, बहू को संभालती और उसे सिखाती। अब जबकि पत्नी नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो सोमनाथ जी जैसे ही घर का काम किया करते थे, वह करते हैं, किचन का काम नहीं करते। तो रीता कहती है, पापा जी, मुझे इतना ज़्यादा किचन के काम करने की आदत नहीं है। कुछ दिनों तक आप अपना किचन जैसे सँभाला करते थे, वैसे ही सँभालिए। बाद में मैं देख लूँगी। सोमनाथ जी को लगा कि नई-नई बहू है, दूसरे जगह में एडजस्ट होना, काम सीखना, टाइम तो लगेगा ही। और यदि मैं अभी सब कुछ सारा काम पूरे घर गृहस्थी का बहू के ऊपर छोड़ देता हूँ, तो उसे भी भारी लोड होगा। इसीलिए सोमनाथ जी घर की एक नौकरानी के साथ मिलकर जैसे घर के काम किया करते थे, वैसे ही करते। उनकी बहू रीता देर तक सो के उठती, सुबह तैयार होकर ऑफिस चली जाती। सोमनाथ जी ने बोला, मन में सोचा कि कुछ दिनों की बात है, फिर तो बहू खुद ही संभाल लेगी। बहू को आए हुए 6 महीने बीत चुके थे। अभी तक रीता किचन में देखने तक नहीं गई कि किचन में क्या बन रहा है, किचन कैसा है। सोमनाथ जी को थोड़ा मन ही मन बुरा लगने लगा था। 6 महीने हो गए और मैंने इस घर को इसलिए इतनी जिम्मेदारी से संभाल रखा था कि बेटे को तकलीफ ना हो, पत्नी के आने के बाद माँ की कमी महसूस ना हो, बहू को सास की कमी महसूस ना हो। लेकिन 6 महीने हैं, हो चुके हैं, कुछ तो बहू को देखना चाहिए था। वह मन ही मन सोच रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने यह भी सोचा कि यदि अब मैं मुंह खोलता हूँ, तो बहू को बुरा लगेगा, बेटे-बहू में झगड़ा होगा और हमारा परिवार टूट जाएगा। आखिर है ही कौन? मैं ही तो हूँ, अपने बेटे और बहू संभालने के लिए। कभी न कभी तो बहू समझेगी। चलो, कुछ दिनों की और बात है, फिर धीरे-धीरे बहू को सब कुछ समझा दूँगा। यही सोचकर सोमनाथ जी फिर से उसी तरह से अपने घर के कामों में लगे रहे। लेकिन उनकी बहू रीता, अब पहले से बदलाव ज़्यादा आ चुका था उसमें। पहले वह थोड़े बहुत ससुर के सामने अच्छे से बातें तो कर लिया करती थी, लेकिन अब वह ससुर वाले लिहाजे से बात ही नहीं करती थी। पहले वह पापा जी कहकर बुलाती थी, लेकिन अब वह अपने पिताजी का यानी कि अपने ससुर जी का नाम लेने लगी थी। सोमनाथ जी कहने लगी थी। शायद वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं एक बड़े थाना प्रभारी की बेटी हूँ और यह एक हवलदार। उसे अपने पिता के पोस्ट का घमंड था। जो घमंड उसके पिता को नहीं था, वह घमंड रीता में था। रीता अब अपने ससुर को उनके नाम से बुलाने लगी थी। कुछ दिनों तक तो उसने पापा जी कहा था, लेकिन अब वह सोमनाथ जी कहने लगी थी। सोमनाथ जी को जब पहली बार रीता ने नाम से पुकारा तो वो चौंक गए। रीता ने कहा, इसमें देखने की क्या बात है? क्या आपको कभी किसी ने नाम से नहीं पुकारा? कम ऑन सोमनाथ जी, हम नए जमाने के हैं। यदि आपका नाम भी ले रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? सोमनाथ जी ने सोचा, बहू नए घर से आई है, पढ़ी लिखी है, बड़े घर की बेटी है, कोई बात नहीं। दरअसल रीता के मन में ऐसा होता था कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पिताजी ऊंची पोस्ट पर थे और यह इतने कम पढ़े लिखे भी हैं और नीची पोस्ट। यह नौकर के समान है, फिर इन्हें मैं पिताजी कहकर क्यों बुलाऊं? उसे अपना अपमान लगता था, इसीलिए उसने उनका नाम लेकर बुलाना शुरू कर दिया और सोमनाथ जी इसको भी बर्दाश्त कर गए। बेटी है, कभी न कभी तो समझेगी। लेकिन यहीं तक नहीं रुकी रीता, अपने ससुर से सारा घर का काम करवाती। अब वह नौकरों की तरह उन्हें काम भी कहने लगी थी। उसे जब भी बाहर जाना होता, तो वह ऑर्डर देती, सोमनाथ, मेरे कपड़े तैयार हैं कि नहीं? कभी भी वह ससुर के सामने आकर सोफे पर बैठ जाती, पैर में पैर रखकर, ऐसा लगता कि कोई महारानी है और घर के रहने वाले सब नौकर हैं। वैसे तो यह बात से अनजान भरत भी नहीं था, लेकिन वह अपनी पत्नी को कभी रोक टोक किया नहीं और रीता ने अपनी बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। वैसे इतनी आजादी मिल चुकी थी कि वह ससुर को नौकर समझ लेती थी। वह एक दिन कहती है, सोमनाथ, मेरे कपड़े प्रेस हुए कि नहीं? मुझे बाहर जाना है। यह सुनकर तो सोमनाथ जी के पैरों तले जमीन सरक गई। सच में बहू ने मुझे नौकर बना लिया है।
इसे तो अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं है, ऊपर से ऐसे बातें कर रही है। सोमनाथ जी को नौ सोमनाथ जी ने नौकरानी को आवाज दिया, मैडम के कपड़े प्रेस किए कि नहीं? नौकरानी ने तुरंत उसके कपड़े दिए। कभी कभी तो रीता ससुर के सामने ऐसे आकर पैर में पैर रखकर सोफे में बैठ जाती थी कि सोमनाथ जी को लगता था कि यह घर की मालकिन सच में है और मैं नौकर हूँ। उन्हें अब इस घर में एहसास होने लगा था कि उनकी बहू बहू बनकर नहीं, इस घर की मालकिन बड़े घर की बेटी बनकर आई है। और उन्हें एहसास दिला दिया था कि वह छोटी पोस्ट में है और उस घर के नौकर हैं। सोमनाथ जी को दिन प्रतिदिन अब यह सब अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सोचा कि बेटे से बात करूं कि बहू के इस रवैये को बदल दो। आखिर बहू इस घर की लक्ष्मी है, उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे भी आजादी चाहिए। मैं कब तक इस तरह से घर के कामों में फंसा रहूंगा? उन्होंने कई बार अपने बेटे से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन भरत के पास समय कहाँ था कि पिता की बातें सुने। वह इग्नोर कर देता था। एक दिन रीता ने कहा, आज मेरी 5-6 सहेलियां आने वाली हैं। खाने में अच्छी अच्छी वैरायटी बना लेना। मैं अपनी सहेलियों के साथ खाना खाते हुए इंस्टाग्राम पर रील भी बनाऊंगी। सोमनाथ जी ने सोचा कि बहू को जवाब दे दूं, लेकिन वह फिर झगड़ा घर में तैयार नहीं करना चाहते थे। जब बहू ने सब प्लानिंग कर ही लिया था, तो सोमनाथ जी ने नौकरानी के साथ मिलकर मजबूरी में काम किया। अच्छा अच्छा किचन में खाना बनाया, सारा घर सजा दिया। देखकर तो रीता खुशी हो गई। उसने कहा, अपना खाना निकालकर अपने ही कमरे में खाना। जब तक मेरी सहेलियां रहेंगी, शोभनाथ प्लीज कमरे से बाहर मत निकलना। यह सुनकर शोभनाथ जी को बुरा लगा। शायद बहू उनसे परिचय नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वह देख रही थी कि उसके ससुर बिल्कुल पुराने ढंग के थे, कुछ ठीक ठाक नहीं थे। वह उन्हें नौकर तो समझती ही थी, इसीलिए अपनी सहेलियों के सामने नहीं निकलने दिया। सोमनाथ जी कमरे में बंद रहे और इधर रीता अपने ससुर के हाथों का बनाया हुआ खाना सो अप करके सहेलियों के साथ खा रही थी और कह रही थी कि देखो, हमने कितना अच्छा किचन में बनाया है। गाजर का हलवा, कई प्रकार की मिठाइयाँ, अच्छा भोजन। देखकर सहेलियां भी खुश हो रही थी। वहीं पर रीता सब खाना खाते हुए सोशल मीडिया में डाल रही थी और खुद की तारीफ भी कर रही थी कि मैं इतना अच्छा काम कर लेती हूँ। मैं नौकरी करने के बाद भी इतना अच्छा खाना भी बना लेती हूँ। सोमनाथ जी सब देख सुनकर भी अंधे और बहरे की तरह उस घर में जी रहे थे। रक्षाबंधन आने वाला था। 4 दिन पहले ही रीता ने कहा, सोमनाथ जी, मेरे घर पर 10 लोग आएंगे। आप ऐसा करना कि 10 लोगों के लिए मिठाइयाँ, खाना और सारी तैयारियां कर लेना। इस बार रक्षाबंधन में मैं मायके नहीं जा रही हूँ। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भैया भाभी और मेरे मामा मामी भी आ रहे हैं। यह सुनकर तो सोमनाथ जी को बहुत अच्छा लगा कि रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने लोग आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बार बहू के नौकर बनने से मना कर दिया। जब यह सारी बातें रीता बता रही थी, तो सोमनाथ जी ने अपने आप को बहुत मजबूत किया। फिर उन्होंने बड़े बड़े ही साहस के साथ कहा, बहू, मैं तो कल ही बाहर जाने की तैयारी बना चुका हूँ। देखो बहू, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। इस बार रक्षाबंधन में मैं घर नहीं रहूंगा। जो भी काम होगा तुम संभाल लेना। यह सुनकर रीता थोड़ा गुस्से में आई, फिर नरम होते हुए कहती है, सोमनाथ, अब 4 दिन ही तो बचा है। चले जाओगे तो इतने लोगों का खाना, घर की साफ सफाई, घर का डेकोरेशन सब कैसे हो पाएगा? देखो, अभी सारी बाहर जाने की तीर्थ यात्रा कैंसिल कर दो। रक्षाबंधन के बाद चले जाना। सोमनाथ जी ने कहा, बहू, मैंने टिकट निकलवा लिया है, मेरे दोस्तों को बोल दिया है। अब मैं कैंसिल नहीं कर सकता। देखो, तुम थोड़ा अपने घर के कामों में नौकरानी के साथ हेल्प कर देना। रीता ने कहा, मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, नेल आउट करवाऊंगी, तो मैं घर के काम कैसे करूंगी और सारा काम नौकरानी कैसे संभाल लेगी अकेले? सोमनाथ जी ने कहा, तू एक और काम वाली रख लो या फिर खाना बनाने के लिए कोई कैटरिंग वाले को बुला लो। रीता गुस्से से कहती है, इतना जल्दी कौन मिलने वाला है? और फिर त्योहार के समय पर कोई नौकर चाकर खाली नहीं रहते, सब लोग इधर उधर काम पर लगे रहते हैं।
आपस में दोनों लोगों की बातें हो ही रही थी कि अब उनका बेटा भरत भी आ गया। सोमनाथ जी कमरे में चले जाते हैं। रीता बच्चे की तरह शिकायत लगाने लगती है। भरत, देखो सोमनाथ जी क्या कह रहे हैं, समझाओ अपने पिताजी को। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं और यहाँ आपके पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे कल ही तीर्थ यात्रा पर जाना है। आखिर घर के सारे काम कौन संभालेगा? भरत ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पापा को समझा दूंगा, वह मेरी बात मान जाएंगे। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन रीता काफी टेंशन में थी। अपना बैग रखकर भरत अपने पिताजी के कमरे में समझाने के लिए गया। वही भरत जो पिताजी से बात करने के लिए कभी 1 मिनट का टाइम नहीं निकालता। सोमनाथ जी कहते भी कि बेटा 2 मिनट मेरी बात सुन ले, तो यही कहता, अभी पापा टाइम नहीं है, वापिस आकर सुनता हूँ। वापिस आता तो फिर यही कहता, कल सुनता हूँ पापा, कल बात करता हूँ। आज वह पापा के कमरे में पत्नी के लिए गया। सोमनाथ जी बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी जाकर भरत कहता है, पापा मैं क्या सुन रहा हूँ, आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और हमें खबर तक नहीं पड़ी। पापा आप 4 दिनों तक कहीं नहीं जा सकते। रीता ने बताया ना कि उसके मायके मायके वाले इस बार सभी आ रहे हैं। आज चले गए तो घर का काम कौन संभालेगा? रीता तो ब्यूटी पार्लर से आके बैठ जाएगी और मुझे भी छुट्टी नहीं है। सोमनाथ जी समझ रहे थे कि यह मेरा बेटा नहीं आया है, अपनी पत्नी का गुलाम चमचा बनकर उसकी गुलामी करने आया है। मुझे इस घर की नौकरी करने को बोल रहा है कि मैं नौकरों की तरह घर का काम करूं। अंदर से उन्हें क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो बेटा, मैं तो जाऊंगा ही। तुम्हारी पत्नी ने यह सब प्लान बनाने से पहले मुझसे पूछा था क्या? तो मुझे कैसे खबर लगेगी? मैंने टिकट निकलवा लिया है और मैं अपने दोस्तों को इस तरह से झूठ नहीं बोल सकता। कई बार मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया, लेकिन मना कर दिया। अब मैं इस बार मना करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। भरत ने बहुत समझाया, सोमनाथ जी एक नहीं सुने। भरत के जाने के बाद सोमनाथ जी अपना कपड़ा पैक करने लगे, एक बैग में रख लिया और सारी तैयारियां होने के बाद रात को चैन से सो गए। उधर कमरे में रात को रीता और भरत दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। रीता कह रही थी, तुम्हारे पापा ऐसे मुश्किल समय में धोखा कैसे दे सकते हैं? अब बताओ, 3-4 दिन और बचा है रक्षाबंधन में। मैंने सब लोगों को अपने घर पे इनवाइट कर लिया है। अब घर के काम कौन करेगा? मैं करूंगी तो मैंने जो नेल लगवाया है वह निकल जाएगा। अरे मेरा ब्यूटी पार्लर से सारा मेकअप खराब हो जाएगा। मेरी कुछ सहेलियां भी आएंगी। बताओ मैं घर के काम कैसे कर सकती हूँ? भरत भी कह रहा था, टेंशन मत लो यार, किसी न किसी को देखता हूँ, फिर कल कोशिश करता हूँ पापा को मनाने की। मैं क्या करूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था पहले? पापा से बात क्यों नहीं किया था? दोनों के बीच बहस हो गया था। रीता कह रही थी, मुझे क्या पता, हमेशा घर में गड़े रहने वाले तुम्हारे पिता तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। दोनों के कमरे से झगड़े की आवाज अभी भी सोमनाथ जी के कानों तक आ रही थी। सोमनाथ जी सुबह तक अपना सारा सामान पैक कर चुके थे और सुबह जल्दी ही उठकर उन्होंने एक लेटर लिखा और हॉल के टेबल पर रख दिया। बेटा बहू, मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं जगा रहा हूँ कि तुम दोनों की नींद खराब हो जाएगी। तुम लोग रात को देर से सोए थे, इसीलिए। हाँ, जो भी होगा मैं बता दूंगा। सोमनाथ जी धीरे से दरवाजा खोले और बंद कर दिए बाहर निकल गए। जब सुबह बहू बेटा सोकर उठे तो टेबल पर रीता ने ही वह पेपर देखा। वह पेपर पढ़ने लगी कि मैं जा रहा हूँ। उसके पैरों तले जमीन सरक गई, घबरा गई। लो पढ़ो, तुम्हारे पिताजी का परवाना छोड़कर चले गए हैं। समझा लो अपने पिता को, बोल रहे थे सुबह बात करूंगा, वह तो हम लोगों से बात किए बिना ही चले गए। अब सिर पर हाथ रखकर भी भरत बैठ गया था। पत्नी को कैसे समझाए? वह अपने पिताजी को फोन लगाने लगा। उधर शोभनाथ जी ने फोन ही नहीं उठाया। बेल बजती रही और इधर पत्नी पास में खड़ी होकर किचकिच करती रही। आज तो भरत को टिफिन भी नहीं मिला। बिना खाए पिए वह अपने ऑफिस में चला जाता है। रोज उसके पिता सोमनाथ जी उसे टिफिन हाथ में पकड़ाया करते थे, फिर भी पिता की कोई कदर नहीं।
पत्नी पूरा दिन चिल्लाती रह गई। मोबाइल लेकर कहीं इधर कहीं उधर फोन करती रह गई। किसी सहेलियों से पूछती रह गई कि मुझे एक नौकर चाहिए, खाना बनाने वाला चाहिए। कोई तो मिलता नहीं था और जो भी मिलता था बहुत महंगा पैसा लेता था क्योंकि अर्जेंट में आने वाला था। तो भरत ने भी कह दिया था कि इतने पैसे तो नहीं हैं। देखो, तुमने ही नए फ्लैट के लिए बुकिंग करवा दिया है। अब अगर यहाँ इतना खर्चा कर दोगी तो हमें पैसों की कमी पड़ जाएगी। बार बार अब पिता को फोन करने लगा था भरत, लेकिन सोमनाथ जी ना तो उसका फोन उठा रहे थे और ना ही उसके मैसेज का जवाब दे रहे थे। थक हार कर वह ऑफिस में भी आज मन उदास से ही काम करता रहा। शाम हुई, घर आया, फिर वही पत्नी की खिचखिच, बात जवाब, पत्नी को क्या जवाब देता। अंत में भरत ने यही कहा, देखो, रीता, झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। जो नौकरानी है उसी के साथ मिलकर तुम थोड़े मोड़े तैयारी कर लो। रीता ने कहा, मैंने कितनी प्लानिंग किया था कि अपनी मम्मी पापा भैया भाभी और दीदी जीजा जी को, उसके बच्चों को क्या क्या खिलाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, कितनी सारी तैयारियां थी। लेकिन अब तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। 2 दिन तो झगड़ा करने में ही बीत गया। कल रक्षाबंधन था, इसीलिए रीता जब किचन में घुसी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीजें कहाँ रखी है। बार बार वह अपने ससुर को कॉल करती, यह पूछने के लिए कि कौन सा सामान कहाँ से लूं। उसने फ्रिज खोला तो फ्रिज काफी हद तक खाली था। किचन में भी बहुत सा सामान कम था। कोई भी सामान बराबर उसे मिल नहीं रहा था या कि किचन में खत्म था। और सोमनाथ जी अपने तनख्वाह के सारे पैसे भी अपने हाथ में लेकर चले गए थे। आज दोनों पति पत्नी को इतना झटका लगा। क्या सामान खरीदना है, कितने में कितने लोग खाएंगे, कैसे कैसे करना है, यह कोई आइडिया नहीं थी। आज तक पिताजी कभी बहू बेटे से पैसे नहीं मांगे। दोनों नौकरी करते थे, फिर भी उन्हें ये नहीं पता था कि घर का राशन कहाँ से आता है, घर में क्या कैसे बनता है। आते और मेहमानों की तरह, जैसे कि वह कोई साहब हो और यह नौकर इस घर का नौकर हो और खाना बनाकर रखा है, होटल बनाकर रखा था। खाकर अपना मुंह पोंछकर उठ जाते थे और सोमनाथ जी उसी घर में नौकरों की तरह लगे रहते थे, राशन लाने से लेकर बनाकर खिलाने तक। घर की साफ सफाई सब कुछ उनकी जिम्मेदारी में था। आज दोनों फिर से झगड़ा करते हुए थोड़ा मोड़ा सामान लेकर आए, लेकिन रीता से तो कुछ बनता ही नहीं था। उसने अपने हाथों से जलेबियां बनाने की कोशिश की तो सारा मैदा बेकार कर दिया। उससे कोई मोटी, कोई पतली, कोई कच्ची जलेबी बन रही थी। उसने कहा, चलो छोड़ो, मिठाइयाँ तो बाहर से ऑर्डर कर दो। लेकिन कितनी चीजें बाहर से ऑर्डर करें। उधर उसके मम्मी पापा बाहर का खाते भी नहीं थे। कितनी मजबूरी हो गई थी उसे। वह बड़े मुश्किलों से घर के कच्चे पक्के खाने को बनाने में लगी हुई थी। आज रक्षाबंधन था, जहां वह ब्यूटी पार्लर जाकर अपना नेल आर्ट, अपना हेयर स्पा करवाकर शाइनिंग बालों के साथ घर में नई साड़ी, ऊंची हील की सैंडल पहनकर बैठने वाली थी। आज वह किचन में महज एक टी शर्ट और लोवर पहनकर जूड़ा बनाकर काम में लगी हुई थी। पसीना बह रहा था। वह इतनी क्रोधित थी। वह सोच रही थी कि मैं ससुर जी को कितना चिल्ला दूं, लेकिन उसके बस में नहीं था। अब सोमनाथ जी के अंदर जो हिम्मत आ चुकी थी। सोमनाथ जी सुबह घर से निकलकर कोई तीर्थ यात्रा में नहीं गए थे। उन्होंने अपने लिए एक वीआईपी होटल बुक कर लिया था। अब वह होटल में जाकर अपने सामान रख, नहा धोकर फ्रेश होकर उन्होंने आज पहली बार होटल में ऑर्डर दिया अपने खाने के लिए, जहां उन्हें रोज सुबह ऑर्डर मिल जाया करता था। सोमनाथ, मेरे लिए चाय बना देना। सोमनाथ, मेरे लिए ग्रीन टी बना देना। मुझे ऑफिस जाने के लिए आज ये नाश्ता बना देना। सोमनाथ जी ने जब पहली बार होटल में वेटर को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज तक उन्होंने अपने लिए एक भी पैसे खर्च नहीं किया। जब तक नौकरी करते रहे, बेटे के बारे में सोचते रहे, रिटायर हो गए तो उसके घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त हो गए। आज सोमनाथ जी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह सोच रहे थे, काश मैंने अपने लिए पहले ही ये समय निकाल लिया होता। लेकिन अब नहीं। अब मैं उस चक्की में नहीं पिसने वाला। अब घर गृहस्थी का बोझ मेरे कंधों पर नहीं रहेगा। यह सोचकर वह होटल में बड़ी आजादी के साथ आज थे।
वहीं बहू घर में बिखरे बाल चूड़ा बनाए और किचन में व्यस्त थी। आज दोनों के हिसाब बराबर हो रहे थे। वह बार बार शोभनाथ जी को मैसेज कर रही थी कि कौन सी चीजें कहाँ रखी है। किचन के काम करने के लिए, कुछ बनाने के लिए वह पूछ रही थी। शोभनाथ जी मैसेज को देखते तो सही, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। उनके बेटे भरत का भी फोन आता, पापा प्लीज फोन उठा लो, काफी परेशान हूँ। लेकिन शोभनाथ जी ने समझ गए थे कि अगर मैंने एक बार जवाब दे दिया तो फिर मैं उलझ जाऊंगा, मेरी शांति भंग हो जाएगी और मजबूर होकर ये बेटे बहू मुझे घर पर वापस बुला लेंगे। शोभनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पिताजी का मैसेज आया कि हम लोग घर पहुंच चुके हैं। दरअसल यह सब प्लानिंग था। सोमनाथ जी एक बार अपने बेटे के कमरे को साफ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ वकील के पेपर उनके कमरे में था। जब वह फाइल खोलकर देखे तो उसमें उस घर को बेचने के लिए कुछ पेपर तैयार किए जा चुके थे। पेपर तो बहुत अच्छी तरह से तैयार था, सिर्फ बाकी रह गया था तो सोमनाथ जी की साइन। सोमनाथ जी ने यह बात किससे कहे, इसीलिए उन्होंने रीता के पिताजी से बात की कि मैं समझी साहब अपने इस घर को बेचना नहीं चाहता, लेकिन मेरा बेटा इस घर को बेचने के लिए सारी तैयारी कर चुका है। उन्होंने सारी बातें बताई कि आपने जो रिश्ता किया है उस समय पर तो आप इतने अच्छे से हमारे साथ बात करते थे, हमें बराबरी का दर्जा दिया, रिश्तेदार समझा, लेकिन हमारी बहू आपकी बेटी हमें नौकर समझकर रखती है, यहाँ तक कि उसे हमें पापा जी कहने में भी शर्म आती है। तो बताइए, यही दिन दिखाना था तो आपको अपनी बेटी हमारे घर में नहीं देना चाहिए था। यह बात सुनकर रीता के पापा काफी क्रोधित हो जाते हैं। समझी जी, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमने आपको मान सम्मान दिया, अपनी बेटी दिया है तो बराबरी का दर्जा भी दिया है। हमारे लिए कोई भी इंसान छोटा नहीं है। देखो, वह आपका घर है, मैं आपके घरेलू मामले में नहीं पड़ना चाहता। आप अपनी बहू बेटों को समझा लो। मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। यही सुनकर सोमनाथ जी ने हिम्मत किया था और वह उस दिन चले जाते हैं। दरअसल बात और कुछ अलग थी। अपने मायके वालों के सामने ही आज अपने पिता से साइन करवा कर उस घर को बेचने के लिए भरत ने सारी तैयारी कर ली थी और आज ही वह एक नए फ्लैट की चाबी उसके हाथ में आने वाली थी। जैसे ही ये घर बिकता तो वह फ्लैट के ओनर को पैसे देने वाला था। लेकिन भरत की और रीता की बातें सब कुछ समझ चुके थे सोमनाथ जी, इसीलिए वह घर छोड़कर चले गए थे। बार बार भरत फोन कर रहा था, लेकिन सोमनाथ जी ने ना मैसेज देखा और ना ही फोन। रक्षाबंधन बीत चुका था। एक दिन अब भरत का कॉल आया, पापा कहाँ हो? आपने तो हमारी सारी प्लानिंग ही खराब कर दी, अब तो घर वापिस आ जाओ, सब कुछ बिखरा पड़ा है, बहुत बातें करनी है। सोमनाथ जी ने कहा, ठीक है, मैं भी तीर्थ यात्रा कर चुका हूँ, वापिस आ रहा हूँ। 6 दिनों के बाद जब सोमनाथ जी घर आए तो बहू को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जो बहू पूरा दिन महंगी साड़ी, सैंडल, नेल पॉलिश और खुले हुए बालों में रहा करती थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी ऑफिस के लिए ही तैयार है। वही बहू आज लोवर टी शर्ट, बिखरे बाल, आधे बाल फैले, आधे में जूड़ा लगा हुआ झाड़ू मार रही थी। उन्हें थोड़ा सा तो मन को शांति हुई, चलो अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही है। सोमनाथ जी जब अंदर आए, अभी तक रीता के मायके वाले घर पर ही थे। उनके साथ बड़े प्यार से मिले और कहने लगे, समधी जी माफ कर दीजिए, आप लोगों के आने से पहले ही मुझे तीर्थ यात्रा जाना पड़ा। रीता के पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो अब मिल लेते हैं। सोमनाथ जी अपने समधी के पास बराबरी में बैठ जाते हैं और कहते हैं, बहू हम सबके लिए चाय लेकर आओ। रीता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पिता के सामने वह मना नहीं कर पाई। चाय लेकर आती है और फिर शिकायत करने लगती है, आखिर आप चले क्यों गए थे? आज सोमनाथ जी अपनी बहू की नहीं सुनने वाले थे, वह खुद सुनाने वाले थे। उन्होंने अपने समधी के सामने कहना शुरू किया, समधी साहब मैं इस घर का नौकर बन चुका हूँ। वह बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की डोरबेल बजी। एक वकील आया। जब भरत ने दरवाजा खोला, वकील को देखकर घबरा गया। अरे वकील साहब,
किसने बुलाया आपको? वकील साहब अंदर आते हुए कहते हैं कि मैं सोमनाथ जी के लिए आया हूँ। सोमनाथ जी कहते, बेटा अंदर तो आने दे, मैंने बुलाया वकील साहब को। वकील साहब जब अंदर आए तो अपनी एक फाइल खोलकर दिखाते हैं जिसमें एक नई वसीयत थी। सोमनाथ जी ने सब कुछ अपने नाम किया था। यहाँ तक पहले उन्होंने बेटे के नाम तो वारिसाना करवा दिया था, लेकिन अब उन्होंने बेटे का वारिसाना कटवा दिया और सारी प्रॉपर्टी के अकेले मालिक हो चुके थे। यह सुनकर तो भरत को बहुत बुरा लगा। सोमनाथ जी ने अपने समधी से शिकायत करते हुए कहा रीता के पिताजी से, देखिए आपके बेटे और बहू ने मेरे इस सपनों के घर को बेचने की कितनी अच्छे से प्लानिंग बना लिया था। मैंने एक दिन उस फाइल को इसकी घर की सफाई करते हुए पढ़ लिया था, इसीलिए मैंने सब कुछ अपने नाम कर दिया है। इन लोगों के इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। अब यह घर भरत को तभी मिलेगा जब वह सारी जिम्मेदारी मेरी निभाएगा। यह सुनकर तो रीता के पापा जी कहने लगे, हाँ क्यों नहीं निभाएंगे। सोमनाथ जी ने अपनी सारी मुसीबतें बताई कि किस तरह से आपकी बेटी मुझे मेरे नाम से बुलाती है, मुझसे घर के सारे काम करवाती है। आज रीता के पिताजी बहुत गुस्सा हुए। रीता को डांट कर कहने लगे, बेटी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह से मेरा नाक कटवा लेगी। तूने आज मुझे शर्मिंदा किया है। मेरे ही आंखों के सामने यहीं पर तू अपने ससुर जी से माफी मांग और आज के बाद तू उन्हें पिताजी कहकर बुलाएगी। ससुर भी एक पिता के समान ही होते हैं और यह घर वह नहीं बेचना चाहते। क्या कमी है इस घर में? इस घर को देख कर तो ही हमने तेरा ब्याह किया था। इस बात का एहसास भरत को भी होता है कि हमने अपने पिताजी के साथ बहुत बुरा किया। सोमनाथ जी ने सब कुछ लिखवा लिया था कि मेरे बेटे और बहू यदि मुझे घर के काम करवाते हैं, नौकर की तरह रखते हैं, तो यह प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद किसी ट्रस्ट को चली जाएगी। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन मेरे बेटे बहू के नाम कुछ नहीं आएगा। भरत और रीता हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे थे। रीता के पिताजी ने भी रीता को खूब डांटा। सोमनाथ जी ने बेटे बहू को माफ तो कर दिया, लेकिन अब वह घर के कोई काम नहीं कर रहे थे। अब सारा काम रीता और भरत दोनों ही संभाल रहे थे। रीता अब अपने ससुर को पापा जी कहकर बुलाने लगी थी। वह अब अपने ससुर का नाम लेकर उन्हें जिस तरह से पहले कहा करती थी, सोमनाथ मेरे कपड़े प्रेस कर दो, सोमनाथ मेरा टिफिन तैयार कर दो, सोमनाथ घर की सफाई कर दो, वह अब उनका नाम लेने से घबराने लगी थी। अब सोमनाथ जी ने सब कुछ सही तरीके से बना लिया था। वो जैसा चाहते थे वैसा अब उस घर में होने लगा था। आज रीता के मम्मी पापा भी जा रहे थे। सोमनाथ जी उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटी का पिता हो तो आपके जैसा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के सभी कलाकार, नाम, पद सब कुछ काल्पनिक है। इस कहानी का किसी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं।